हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने फ्रीडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन पढ़ लिया था, इसके बाद एसाइलेशन भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर बेसिकली कहें तो हमने देख लिया है नैफ्थलीन में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन। नैफ्थलीन का ऑक्सीडेशन अलग अलग रिएजेंट की प्रेजेंस में करवाने पर क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो है यहाँ पे वो नैफ्थलीन की अगर हम करवाते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ, ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वो भी 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको रिएक्शन के बाद जो है वो थैलिक एनहाइड्राइड जो है एज ए प्रोडक्ट मिलता है। ओके, इसके बाद जो दूसरा रिएजेंट है KMnO4 की रिएक्शन नैफ्थलीन के साथ कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो आपको यहाँ पे ये थैलिक एसिड देखने को मिलता है एज अ प्रोडक्ट। थैलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद आप अगर नैफ्थलीन की रिएक्शन CrO3 और एसिटिक एसिड CH3COOH के साथ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं, तो वहां पे आपको 1,4-नेफ्थाक्विनोन जो है वो प्राप्त होता है। 1,4 यानी कि 1 पोजीशन थी ये, ठीक है, और 4th पोजीशन पे, तो बेसिकली क्विनोन का फॉर्मूला तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1,4 क्विनोन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके, CrO3 और CH3COOH की प्रेजेंस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर ओजोन की प्रेजेंस में हम नैफ्थलीन की रिएक्शन करवाए तो ओजोन क्या करता है यहाँ पे, जैसे अगर हम माने क्या, ऐसे ही इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड इस तरह से होगा, तो आपको आइडिया हो तो इस तरह की रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो ओजोन क्या करता है, ओजोन जो है वो इस बॉन्ड पे और इस बॉन्ड पे आके इस तरीके से जुड़ जाता है। ठीक है, ओजोन का मॉलिक्यूल इस तरीके से जुड़ जाता है। उसके बाद जिंक की प्रेजेंस में जो है वो रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो जिंक और H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं इसका, तो आपको थैलिक एल्डिहाइड जो है वो देखने को मिलता है एज अ प्रोडक्ट, थैलेल्डिहाइड। ठीक है, ओके, तो ये तो थे कि ऑक्सीडेशन जब आप करवाएंगे तो आपको किस तरह से अलग अलग रिएजेंट जब यूज करेंगे नैफ्थलीन के साथ, तो अलग अलग तरह का आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे ऑक्सीडेशन के द्वारा। ओके, तो ये था ऑक्सीडेशन वाला पार्ट कि नैफ्थलीन का ऑक्सीडेशन कराने पर क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पिक्रेट। ओके, पिक्रेट के लिए बेसिकली नैफ्थलीन की रिएक्शन जो है आप करवाएंगे पिक्रिक एसिड के साथ। नैफ्थलीन की रिएक्शन पिक्रिक एसिड के साथ करवाते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे पिक्रेट का मतलब आपको यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। चार्ज ट्रांसफर कहाँ से होता है, बेसिकली यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा, नैफ्थलीन से चार्ज ट्रांसफर होता है पिक्रिक एसिड पर। रीजन क्या है, नैफ्थलीन के पास जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अच्छी खासी होती है। ठीक है, इसके बाद जो है वो ज्यादा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, पर बेंजीन पर बेसिकली क्या होता है, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, जो जिसका काम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। तो हमारी जो रिंग होती है ये क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है यहाँ रिंग में। तो जहां ज्यादा है वहीं से तो जहां कमी है उसकी पूर्ति की जाएगी, और इस तरह से जो चार्ज यहाँ से नैफ्थलीन से पिक्रिक एसिड में ट्रांसफर होगा, तो ये हमारा क्या बनाता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि क्या है हमारा नैफ्थलीन पिक्रेट। क्या है, नैफ्थलीन पिक्रेट। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ पिक्रेट। अब देखते हैं हम मैकेनिज्म्स, ओके, और ओरिएंटेशन की जो हमने अभी तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी है,
उसका मैकेनिज्म क्या है, और उन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद जो उनके ओरिएंटेशंस होते हैं वो किस तरह से डिसाइड होते हैं अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रेजेंस में। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन in naphthalene in electrophilic substitution, राइट। ओके, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। ओके, ये सबसे पहला तो हमने कोई रिएजेंट लिया है, मान लो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमने मान लो एक रिएजेंट लिया है YZ। ओके, उससे हमें कोई इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होता है Y+Z-। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है नाफ्थलीन पे, जैसा कि हमने बहुत सारी रिएक्शन करवाई है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में अटैक होता है। सेकेंड स्टेप नाफ्थलीन पे अटैक होगा। ओके, ये प्लस चार्ज यहाँ पे, जैसा हम करवाते हैं अटैक। ओके, इसको यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और तब ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। सिंपल है। और इसी दौरान जो है आपकी ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आता है, ठीक है। पर इसके बाद जो है इसमें बनेगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये हमारा कैटायन बना है, ठीक है, और ये इंटरमीडिएट जो है वो स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से। द इंटरमीडिएट जो इंटरमीडिएट बना है कैटायन, द इंटरमीडिएट कैटायन is stabilized by रेजोनेंस, ठीक है। अब यहां से ही इंपॉर्टेंस जो है वो स्टार्ट होती है। सॉरी, आप यहाँ पे देखेंगे, लिखते रहना साथ में। अभी आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि एरोमेटिसिटी का यूज यहाँ पे किस तरह से, एरोमेटिसिटी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है समझना, है ना। हमने एरोमेटिसिटी पढ़ी है, वो भी समझ में आएगा, आपको क्लियर होगा कि एरोमेटिसिटी को जानना इस तरीके की रिएक्शन में जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। ये इधर शिफ्ट होगा,
ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर। ओके, देन अगेन यहाँ पे ये इस तरीके से YH प्लस इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा समझ में आएगी जब हम आगे बढ़ते हुए बीटा पोजीशन पे अटैक करवाएंगे, तब और क्लियर होगा आपको कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस वाले टॉपिक में। इसका हाइब्रिड फाइनली क्या बनता है, हाइब्रिड आपका कुछ इस तरीके का बनता है। मैं आपको इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी आगे, क्योंकि आगे ही इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। फिलहाल तो बस इसे एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो आप कि जो कार्बोकेटायन हमने बनाया था अटैक के थ्रू वो इस तरीके से स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्टेबलाइज होता है और आपका यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है वो पता है कि आपको इस पोजीशन पे वो नहीं आता है, इस पोजीशन पे वो नहीं आता है। ठीक है, ये जो है पूरा इस रिंग के थ्रू इधर से इधर तक मूव करता है, राइट। चलो, तो ये हो गया, ये है हमारा सेकेंड स्टेप जिसमें कार्बोकेटायन बनता है और वो कार्बोकेटायन जो है वो स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस के थ्रू। अब आप इसमें मैं पहले अभी एक बार बता देती हूँ कि इसमें इस चीज का इम्पोर्टेंस है, ये वाला, ये क्या है, पूरी बेंजीन है, ये भी क्या है, पूरी बेंजीन है। ठीक है, ये न्यूक्लियर कंप्लीट है, पर यहाँ पे देखेंगे आप तो 3 बॉन्ड नहीं है, इधर भी देखेंगे तो 3 बॉन्ड नहीं है, इधर भी देखेंगे 3 बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटायन की, उस स्टेबिलिटी में इन दोनों स्ट्रक्चर्स का रोल बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू दीज 3। ठीक है, इन तीनों की तुलना में जो ये दोनों स्ट्रक्चर्स है उनका जो है इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है केटायन की स्टेबिलिटी में। रीजन है कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में जो है वो एक एरोमेटिक रिंग है, और हमने क्या पढ़ा था, सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइज होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये एरोमेटिसिटी वाला गुण इसमें थोड़ा इसमें और इसमें होता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रिंग पूरा एरोमेटिक है, पर यहाँ पे इन तीनों के केस में एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाती है। तो ओवरऑल जो ये हाइब्रिड हमें मिला है, इस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा, इन दो रिंग्स का, इन दो स्ट्रक्चर्स का होगा, और इनकी तुलना में इन तीनों का कंट्रीब्यूशन जो है, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है यहाँ पे इसका बता दिया, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसका इंपॉर्टेंस जैसे कि मैंने कहा आगे बताऊंगी मैं। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या है यहाँ पे कि फाइनली आपका प्रोटॉन जो है वो निकल जाता है यहां से। ओके, और अल्फा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लग जाता है, तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो है वो अल्फा प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये इस तरह से शिफ्ट होगा, तो आपको यहाँ पे अल्फा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये रिलीज हो गया और ये यहाँ पे आपको अल्फा प्रोडक्ट यहाँ पे मिल गया। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इस तरह से कहानी होती है पूरी, कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और यहाँ से जो ये H निकला है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा ये जो Z माइनस था, न्यूक्लियोफाइल था, उसके साथ जुड़ के HZ बना देता है। ठीक है, तो ये हो गई बात कि मैकेनिज्म क्या फॉलो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नैप्थलीन में।
जो हमने इतनी पढ़ी है। ओके, नेक्स्ट इसी में देखते हैं, ये तो हो गया हमारा मैकेनिज्म वाला पार्ट, इसको मैं हेडिंग लगा दूं यहाँ पे, ये तो हो गया हमारा मैकेनिज्म वाला पार्ट, मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम ओरिएंटेशन, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड होता है वो देखेंगे अभी हम। ओके, एक्चुअली जो टेम्परेचर है, ओके, वो भी अलग अलग तरीके से रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, हमने पढ़े हैं सारी रिएक्शन। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता होनी चाहिए इस टॉपिक को समझने में। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि ज्यादातर जो नैफ्थलीन का केस होता है ना, उसमें आपको अल्फा प्रोडक्ट ही मिलेंगे। ठीक है, ज्यादातर नैफ्थलीन के केस में अल्फा प्रोडक्ट ही मिलेंगे। एक आपने सल्फोनेशन पढ़ा होगा और एक जो है आपने जो है फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ी होगी, उसमें ही आपको बीटा जो पोजीशन है वो ऑक्यूपाई करता है सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले इजीली ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, बाकी जब सारे हैं वो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई अल्फा पोजीशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द फर्स्ट ग्रुप, the first group as a rule occupies the alpha position। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप जैसा कि रूल है हमेशा अल्फा पोजीशन ही ऑक्यूपाई करेगा जब भी रिएक्शन देगा वो। ठीक है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, एक्सेप्शन अपवाद है यहाँ पे सल्फोनेशन। वो भी कब, सल्फोनेशन जब हाई टेम्परेचर पे हो रहा हो, सल्फोनेशन एट हाई टेम्परेचर एंड इथाइलेशन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास में पढ़ा था, सॉरी, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा था इथाइलेशन के लिए। ठीक है, CH3 CH2I की रिएक्शन कराते हैं नैफ्थलीन के साथ, वो वाली रिएक्शन पाए। वहां पे हमने कहा था कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये अल्फा प्रोडक्ट नहीं देता, बीटा ही देता है। ठीक है, तो ये फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये in these cases the substituents occupies, लिख लेना ये, the beta position। ठीक है, सल्फोनेशन हाई टेम्परेचर पे सल्फोनेशन और एथाइलेशन, फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन द्वारा एथाइलेशन में जो है वो एक्सेप्शन है ये दोनों, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो बीटा पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो अगर हमारे नैफ्थलीन पर लगते हैं अलग अलग पोजीशन पे, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है आने वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है उस पे, वो देखते हैं कि सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कि होमोन्यूक्लियर ही मिलेगा हमें, सब्स्टिट्यूशन होमोन्यूक्लियर ही होगा या हेटेरोन्यूक्लियर होगा। तो यहाँ पे लिखे हम फर्स्ट, ओरिएंटेशन यही होता है कि आपका जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो किधर और कैसे जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा। ठीक है, और CH3 is present in the alpha position, तो होमोन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो होगा होमोन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन takes place। ओके, होमोन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, इसका मतलब क्या है कि अगर
आपका ये ग्रुप जो है वो अल्फा पोजीशन पे लगे हुए, कौन से ग्रुप, क्लोराइड, ब्रोमाइड, OH, CH3, ये ग्रुप सारे अगर अल्फा पोजीशन पे लगे हुए इधर, तो जो नेक्स्ट वाला जो भी ग्रुप आएगा वो बेसिकली इसी में जो है वो इसकी पैरा पोजीशन, पैरा नहीं कहेंगे, इसकी फोर्थ पोजीशन पे लग जाएगा, इसकी फोर्थ पोजीशन पे लग जाएगा। तो ये क्या करते हैं, होमोन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। होमोन्यूक्लियर मतलब कि ये हमारे दो न्यूक्लियस है, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, नैफ्थलीन के दो न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि यहाँ पे दो रिंग होती है। तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो दूसरी रिंग पे नहीं हुआ, इसी रिंग पे हुआ है जिस पर ऑलरेडी ये ग्रुप लगा हुआ था। तो यहाँ पे क्या होता है, होमोन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होता है और ये ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो होमोन्यूक्लियर होगा और फोर्थ पोजीशन पे होगा, एट फोर्थ पोजीशन, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा हुआ यहाँ पे कि when OH और CH3, या तो CH3 हो या फिर OH जो हो वो क्या हो, सेकेंड नंबर पोजीशन पे लगे हो, इन द सेकेंड पोजीशन, तो होमोन्यूक्लियर, एक मिनट ये क्या हो जाता है, होमोन्यूक्लियर substitution takes place on, takes place at the फर्स्ट नंबर पोजीशन। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये अगर नैफ्थलीन है और इसके इस पोजीशन पे या तो OH लगा हो या फिर CH3 लगा हो, तो आने वाला दूसरा जो ग्रुप है वो इस पोजीशन पे लगेगा, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे लगेगा। तो यहाँ पर भी होमोन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन ही होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि when NO2 or SO3H is present in position 1 और 2, ये 1 पे या 2 पे कहीं पे भी लगे, ठीक है। कौन कौन से ग्रुप, ये और ये NO2 और SO3H, तो हमें हेट्रोन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो हेट्रोन्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन मिलेगा और वो भी कहाँ मिलेगा, वो भी मिलेगा हमें फिफ्थ और एट्थ पोजीशन पे, फिफ्थ और एट्थ पोजीशन पे मिलेगा अगर ये दोनों ग्रुप है तो। जैसे कि मान लो ये ग्रुप है, ये हमारी पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये कह रहा है कि यहां लगाओ इन ग्रुप्स को या फिर आप यहां लगाओ, आने वाला सब्स्टिट्यूशन जो होगा, आने वाला सब्स्टिट्यूएंट जो होगा वो या तो 5 नंबर पोजीशन पे लगेगा या फिर जो है 8th नंबर पोजीशन पे ही लगेगा, ठीक है। ये इसका ओरिएंटेशन होता है बेसिकली। तो ये सब जो है हमने पढ़ लिया है कि किस तरह से आने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स जो है उनकी पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, जो ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट है जो ग्रुप, वो आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसी टॉपिक को, ओरिएंटेशन को ही, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जो भी मैंने आपको कहा है कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का जो रोल होता है वो भी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।